नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा और यूके भर्ती घोटाले का मुद्दा कांग्रेस ने जमकर उठाया। कांग्रेस विधायकों ने सत्र के दौरान गैरसैंण का मुद्दा सदन में उठाया। सदन में उठा आंगनबाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार की गुणवत्ता का प्रश्न, टेक होम राशन की आपूर्ति से जुड़ा सवाल उपनेता प्रतिपक्ष ने उठाया। नंदा देवी कन्याधन योजना से जुड़ा सवाल विधायक सुमित हृदयेश ने पूछा। बीजेपी विधायक महेश जीणा ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ा सवाल पूछा। राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी तेल नहीं मिलने का प्रश्न उठा। नानक मता विधायक ने सदन में उठाया विशेषाधिकार हनन का मुद्दा। तो तमाम ये मुद्दे जो विधायकों ने उठाए हैं, राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी तेल नहीं मिलने का प्रश्न उठा है। इसके अलावा नानक मता विधायक ने सदन में उठाया विशेषाधिकार हनन का मुद्दा और कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन में सरकार पूरी तरह से तैयार थी। यूके भर्ती घोटाले का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है। लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगन कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। सरकार ने जो वायदा किया था उसे पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून पर भी बयान देते हुए कहा कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धनबल और प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा, लिहाजा इस विषय में भी सख्त कानून बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कल विधायकों से हुई जीएसटी कटौती विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है। जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हम पहले उच्चतम न्यायालय में गए, एसएलपी हमने दायर करी, वहाँ से हमको राहत मिली और उसके बाद हमने क्योंकि उसको पुख्ता करने के लिए कि हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं। बहुत पहले से चूँकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक खून की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सज़ा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। तो सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। विधानसभा सत्र में स्पीकर रितु खंडूरी की विधायकों को खरी खरी। सदन में मोबाइल का प्रयोग किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, स्पीकर ने साफ कर दिया। सदन में एमएलए मोबाइल चलाते दिखे तो कड़ी कार्रवाई होगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन कई एमएलए मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर ने खरी खरी विधायकों को सुनाई है, साफ कह दिया है कि अगर विधायक कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करते दिखाई दिए तो कार्रवाई होगी। विधानसभा सत्र में स्पीकर रितु खंडूरी के विधायकों को खरी खरी, सदन में मोबाइल का प्रयोग होगा तो कड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने सदन में राज्य की महिलाओं को राजकीय सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का विधेयक सदन के पटल पर रख दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो महिला हितों के लिए गंभीर है। इस विषय पर न्यूज़ वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने कैबिनेट मंत्री रेखा से खास बातचीत की। आपको रेखा आर्य की मुख्यमंत्री धामी का आभार रेखा आर्य ने जताया और स्पष्ट ये कह दिया है कि राज्य सरकार ने करके दिखाएंगे। साथ ही राज्य महिलाएं भी बधाई की पात्र हैं।
महिला आरक्षण खासकर हमारे उत्तराखंड की मूल रूप से जो रहने वाली हमारी महिलाएं हैं उनको उत्तराखंड का जो क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए वो 30% का आरक्षण पूर्व में सरकार की ओर से मिला हुआ था, लेकिन बीच में कोर्ट की तरफ से जो है उसमें रोक लगाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के निर्णय को स्टे किया और आज सरकार ने, धामी जी ने जो है महिलाओं के हित में बहुत स्वागत योग्य फैसला करा कि कल जो है महिला आरक्षण बिल को जो है सदन के पटल में जो है वो रखने का काम किया। निश्चित रूप से इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज वाकई जो हमारे दिल के अंदर है वो बाहर भी दिखा कि हम महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है। मैम, क्या इसको आने में कुछ वक्त लग गया? विपक्ष का इल्जाम यह है कि सरकार प्रतीक्षा करती रही और मामले कोर्ट में चले गए। देखिए, जब 30% आरक्षण बदस्तूर जारी था तो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि 30% का आरक्षण हम रोकना चाह रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक था कि कोई महिला वहां कोर्ट में चलेगी और कोर्ट में जाने के बाद में, जो कि उत्तराखंड की नहीं थी, कोर्ट में चलेगी, कोर्ट का संज्ञान कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर रोक लगाई। फिर यदि सरकार की मंशा नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती। मुख्यमंत्री जी ने वही काम किया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महिलाओं के प्रति जो जिम्मेदारी है उसमें कोई शक शुबा नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और महिलाओं को सशक्त करती है। तो आप थी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज्य सरकार ने जो कहा था वो करके भी दिखाया और सदन में अब ये बहुत जल्द कानून बनेगा और राज्य की महिलाओं को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा नौकरियों में। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा उठाया। उमेश कुमार ने कहा कि मैंने 6 महीने पहले सीएम पुष्कर धामी को पत्र लिखा था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उमेश कुमार ने सरकार से पूछा है कि आंदोलनकारियों की 10% क्षैतिज आरक्षण पर कोई बात क्यों नहीं करता। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर भी तंज कसते हुए कहा कि आप सदन के बाहर महाराज हैं या जनता के लिए हैं। राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दों को गंभीरता से लें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए मैं पहले सदन में मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि महाराज, इनके परिवार के पास जो जमीन है उसकी लीज आज तक ये परिवार नहीं करा पाया पिछले 40 सालों में, क्योंकि उस परिवार के पास लीज कराने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद आज तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी गई। अगर माननीय मंत्री जी से हम किसी भी प्रकार की गंभीरता के लिए कहते हैं तो वो ऐसे मुद्दों को देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुझे लगता है महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि महाराज, आप सदन से बाहर लोगों के लिए हैं। मंत्री पद पर जब नहीं होंगे तब आप महाराज होंगे। अगर आप मंत्री पद पर हैं और विधानसभा में हैं तो आपको राज्य के हर व्यक्ति से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जुमलेबाजी छोड़कर काम शुरू करिए। लोगों का, जो लोग इस समय प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी तरफ देखिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सिर्फ बयानों तक ही गैरसैंण को सीमित रखा है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरते हुए गैरसैंण को लेकर सवाल किए हैं कि आखिर गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी कब संचालित होगी। सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया है कि अगला विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही आयोजित होगा। जब सदन के अंदर ये घोषणा हो जाए कि गैरसैंण भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो स्वाभाविक बात है ग्रीष्मकाल में राजधानी भराड़ीसैंण से संचालित होनी चाहिए। लेकिन सरकार उसका लगातार जो है अवमानना करने का काम कर रही थी। 9 नवंबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त 3 दिवस वहाँ पर मनाए जाते रहे और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी वहाँ से संचालित हुई। जिस प्रकार से हम सबकी भावना गैरसैंण के प्रति रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, उन्होंने उसके लिए घोषणा भी की थी कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसकी घोषणा हुई थी, उसमें और कोई व्यवधान ना हो इस नाते हम एक जो सदन है वहाँ चलाना चाहते हुए भी नहीं चला पाए। लेकिन आज मैंने कहा है एक अगला जो हमारा सत्र होगा वो भराड़ीसैंण में ही होगा। ये पूरी तरह से मैंने सदन को अवगत।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जमकर के गूंजा। वहीं पौड़ी में हुई अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में भी विपक्ष ने सरकार को घेरा कि आखिर सरकार ने सबूत एकत्र करने से पहले जिस कमरे में अंकिता रहती थी उसे क्यों ध्वस्त कर दिया और आखिर राज्य सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। सत्र में बोलते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार जांच करने की नहीं, जांच को निपटाने के मूड में है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए सवाल किया कि जिस सीबीआई से दूसरे राज्यों में कांग्रेस को डर लगता है उसे इस संवेदनशील मामले में सीबीआई से ही जांच की उम्मीद है। कि अंकिता भंडारी जिस कमरे में रहती थी उसको बुलडोजर से जो है ध्वस्त किया गया और डीएम कहता हमें जानकारी नहीं, हम इसकी जांच कराएंगे। सबूतों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कृत्य किया गया है। तो पूरी सरकारी घेरे में है और क्या जवाब देंगे? ये तो जवाब देंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो ताकि सारी चीजें सामने आ जाए। अंकिता भंडारी के माता पिता हाईकोर्ट में गए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो सरकार की जांच से अपने आप को असहज पा रहे हैं, वो सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस सीबीआई के बारे में बोलती है कि ये बीजेपी उसका मिसयूज करती है और उधर वो यहाँ कह रहे हैं अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई की जांच कराए। लेकिन अब ये मामला सब जुडिस है, यानी कि न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे सरकार उसकी अनुपालना करेगी। जो भी कोर्ट निर्णय देगा हम उससे जुड़े हुए बंधे हुए, हम उसमें जो भी निर्देश हाई कोर्ट की तरफ से आएगा उसमें हम लोग उसकी अनुपालना करेंगे। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस सीबीआई के बारे में बोलती है कि ये उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विशेषाधिकार हनन का भी मुद्दा विपक्ष के विधायकों ने उठाया कि आखिर उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में ना तो बुलाया जा रहा है और ना ही इसकी कोई सूचना दी जा रही है। इस पर स्पीकर ने गंभीरता दिखाते हुए विपक्ष के विधायकों को शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेसी विधायकों को नजरअंदाज किया जा रहा है और लोकतंत्र की अनदेखी के साथ ही निर्वाचित विधायकों के प्रोटोकॉल को भी तोड़ा जा रहा है। आज मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा 2002 से लेकर 2007 तक और ऐसे ही प्रकरण तत्कालीन विधायक जी ने विशेषाधिकार हनन के माध्यम से उठाया था और तब पीठ से निर्देश दिए गए थे कि जो भी माननीय विधायक हों, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, उनको पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज जो हालात हैं जिससे माननीय सदस्य की अवमानना की जा रही है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और जो उनका जो परंपराएं हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। 2004-05 राज्य में सभी विधायकों की विधायक निधि में जीएसटी के चलते कटौती और विधायक निधि में असमानता का मुद्दा प्रमुखता से छा गया है। धारचूला विधायक हरीश धामी कहते हैं कि वो विधायक निधि की इसी साल की नहीं खर्च कर पा रहे हैं, इसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं बीजेपी के विधायक हजरान दास कहते हैं कि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है जिससे विधायक निधि प्रभावित हो रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री इस विषय पर निर्णय लेंगे। 65 से 68 हज़ार रुपये तक लाख रुपए तक ये खर्चा बैठ रहा है, जबकि 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि है। तो ये कहा है कि या तो जीएसटी से मुक्त रखा जाए या विधायक निधि कुछ बढ़ाया जाए। तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम इसमें जरूर विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें डिसीजन कुछ न कुछ हो जाएगा। 65 से 68 हज़ार रुपये तक लाख रुपए तक ये खर्चा बैठ रहा है, जबकि 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि है। तो ये कहा है कि आप देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा कूच का प्रयास किया। यूकेडी ने इरिगेशन के 228 पदों की बहाली, महिला सुरक्षा, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा कूच का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। यूकेडी नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला है।
सरकार ने जो वादे किए थे आज उन्हीं वादों के बिल्कुल विपरीत जाके काम कर रही है, जन भावनाओं के विपरीत काम कर रही है। चुनाव से पहले जो पद विज्ञापित किए थे कि इन पदों पे भर्ती की जाएगी, चुनाव जीतने के जस्ट बाद जैसे इरिगेशन के 228 पदों से इन्होंने भर्तियां जो है उसकी खत्म कर दी। महिलाओं के साथ भाजपा के नेता बलात्कार कर रहे हैं और भाजपा सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो उनका बचाव कर रहे हैं। भाजपा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, लेकिन आज सारी बेटियां भाजपा से बच करके भाग रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आज इसी तरीके के अन्याय और अपराधों के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पे थे, विधानसभा हमने आज घेराव किया। सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने भूमाफिया, बढ़ते महिला अपराध, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ विधानसभा कूच का प्रयास किया। पार्टी के अनुसार प्रदेश में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और किसानों की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। वहीं जमीन का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के मद्देनजर भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कोई सुनवाई नहीं है, तो हम सब मिलके सब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं। ये अनाज का सवाल भी उठा रहे हैं, ये गरीब मजदूर किसानों का सवाल भी उठा रहे हैं, उनकी ज़मीनों की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं, ये महिलाओं की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं, ये बेटियों की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं। और जनवादी महिला समिति बराबर इनके आंदोलनों में साथ साथ रहेगी, इनकलाब करेगी और तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर आंदोलन चलाया। उन आंदोलनकारियों को, महिलाओं को भी हक बनता है कि उनको आंदोलनकारी का कार्ड। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रदेश के तमाम विधायक सदन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं सदन की कार्रवाई देखने के लिए स्कूली बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला कई बच्चे जो कि विधानसभा में सदन की कार्रवाई देखने के बाद मीडिया से अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत कुछ देखा, आज समझा कि कैसे नियम लागू किए जाते हैं और कैसे हमारे लिए सब कुछ किया जाता है और सब कुछ देखा, कानून कैसे कैसे बनते हैं, मैंने सब कुछ देखा। आज तक मैंने टीवी में ही देखा है सब लोग को, आज असलियत में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि आज उन्होंने शायद पहली बार आज विधानसभा का सत्र देखा है और प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो क्योंकि अभी तक तो पढ़ते थे, सुनते थे अखबारों के माध्यम से कि वहाँ पे सत्र चलता है और क्या चलता है, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं। आज उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने सारे विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी सामने सामने बैठे देखा है। उड़ान 5.0 के टेंडर में शामिल की जाएगी गौचर और चिन्याली सौड़ की हवाई सेवा। पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं अगले साल 31 जनवरी से शुरू होंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी। सीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर अनुरोध किया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उड़ान 5.0 के टेंडर में चिन्याली सौड़ और गोचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में ये भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए फ्लाई बिग एयरलाइन को निर्देशित कर दिया गया है। फ्लाई बिग द्वारा 31 जनवरी 2023 से इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रुद्रपुर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस ने 2 महिलाओं को अफीम की तस्करी में गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों महिला तस्कर बिहार और झारखंड की रहने वाली है। राज्य नशा तस्करी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। एक झारखंड का और एक बिहार का महिला है, 2 कुल महिलाएं हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनकी कब्जे में 1.5 किलो हफीम, जिसका मार्केट वैल्यू 15 लाख है, मतलब कमर्शियल क्वांटिटी में भी बहुत ही अत्यधिक माना जाता है। भारी मात्रा में हफीम की बरामदगी हुआ है। यहाँ पे रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में तस्करी करके मतलब इनको छोटी छोटी मात्राओं में बेचते थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ इसकी प्रोडक्शन होती है, वो मुखिया कौन है, इसी इन्वेस्टिगेशन में उसको आगे बढ़ा के उसके अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। जिसमें फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।